हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग ITCS यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी के 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे ऑल यूनिट के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी फर्स्ट यूनिट है सोसाइटी, स्टेट एंड पॉलिटी इन इंडिया। ठीक है, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट वर द 4 इम्पोर्टेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जब आपकी मतलब एंशिएंट इंडिया बन रही थी ना, तो उसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी गई थी है ना एंशिएंट थिंकर के द्वारा, कौन कौन सी थ्योरी थी? वो हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी थी, फोर्स थ्योरी थी, मिस्टिकल थ्योरी थी और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी। और इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेम सम ऑफ द एंशिएंट इंडियन थिंकर हु लुक इनटू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है, जैसे जैसे हमारी एवोल्यूशन हुआ हमारे स्टेट का, तो उसमें जो एंशिएंट थिंकर्स थे जिन्होंने ये 4 थ्योरी दी थी, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, आप इनका नाम याद रख सकते हो। एक तो है भीष्मा, नारद, है ना, फिर बृहस्पति, कौटिल्य और कामाडाका। तो दोस्तों, ये इंडियन थिंकर थे हमारे। तो ये दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं, और ये नाम आप हर क्वेश्चंस में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दो, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो बता दो हमारे एंशिएंट इंडियन थिंकर थे, है ना, जिनका नाम ये था और उन्होंने ये थ्योरीज दी थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हमारे पास क्या है, हु डेवलप सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो ये सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट किसने डेवलप की थी? तो ये आपकी कौटिल्य के द्वारा डेवलप की गई थी। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू सप्तंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑफ द स्टेट, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। यहाँ पूछा गया है भाई, सप्तंगी जो थ्योरी हमारी कौटिल्य ने दी थी, उसके हिसाब से हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्टेट का कौन है? वो दोस्तों यहाँ पर किंग माना जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि काउंसिल और मिनिस्टर से आप लोग क्या समझते हो? तो बेसिकली जब आपके राजा जो होते थे, है ना, और वो बिना काउंसिल के या फिर कंसेंट ऑफ काउंसिल के बिना कुछ भी नहीं करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज अ रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट। तो यानी कि दोस्तों, जब मॉडर्न गवर्नमेंट थी उसके रिमार्केबल फीचर्स क्या है? तो वहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो वेल ऑर्गेनाइज था, और हेराजिकल एंड कार्डे बेस्ड ब्यूरोक्रेसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वाज अ रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट। तो सिंपल सा है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या है, इन एंशिएंट इंडियन वाई विच टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज नोन, है ना। तो देखिए, इन एंशिएंट इंडिया द पॉलिटिकल साइंस वाज नोन द सेवरल टर्म। पॉलिटिकल साइंस को बहुत सारे टर्म से जाना जाता है, जैसे राजधर्मा, है ना, और राज्यशास्त्र, धन नीति और नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, ये जो आपको बताया गया है, तो इसमें बताया गया है यही कि भाई जो आपका पॉलिटिकल साइंस था उसको और किस किस नामों से या फिर किस किस टर्म से पुकारा जाता था या बोला जाता था। तो ये आपको मैंने बताई दी है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वाज नीति शास्त्र आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ एथिक्स। हमको जो हमारी नीतिक शास्त्र है ना, उसको साइंस ऑफ एथिक्स क्यों बोलते हैं हम लोग? तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, जैसे आप लोग नीति से मतलब समझ पा रहे हो, ये नी, इसका रूट वर्ड क्या है? नी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लीड करना। तो यानी कि कहीं ना कहीं लीड से डिपेंड कर रहा है ये लोग, है ना, नीड से रेफर किया गया है इसको, किसको? नीति शास्त्र को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो लीडर होते हैं, आपको भी पता है, जो आपके लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? आपको गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो वही इसका साइंस ऑफ एथिक्स में इसका बोला जाता है इसको। ठीक है, इट वाज हेल्ड दैट दिस वुड बिकम पॉसिबल बाय फॉलोइंग एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट, देयरफॉर नीति शास्त्र वाज आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू द हिंदू थॉट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। हिंदू थॉट के अकॉर्डिंग दोस्तों गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? तो गवर्नमेंट का पर्पस वही था दोस्तों, देखो गवर्नमेंट का एक ही काम था, वहाँ पर कानून वगैरह बनाए जाए। तो यहाँ पर यह है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू थॉट द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट टू लेगिलेट बट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव द इंटरनल लॉ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ बोला गया है
कि जो इनका जो पर्पस था दोस्तों वो बस यही था कि वहाँ पर कोई कानून ना बनाया जाए, बस ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ वगैरह थोड़े बहुत लॉ बनाए जाए, है ना, कानून ना बनाया जाए। तो वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। हमको बताना है 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, है ना, स्टेट के 7 लिम्स कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप प्रॉपर बड़े में भी याद रखना, है ना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में हमको 7 लिम्स बताने हैं। तो सबसे पहला लिम्स हमारे पास क्या है, स्वामी, जिसको हम लोग द रूलर बोलते हैं। फिर अमर्त्या, जिसको हम लोग द मिनिस्टर बोलते हैं। फिर जनपद, द पॉपुलेशन। दुर्ग, द फर्टाइल कैपिटल। फिर कौसा, द टेरिटरी। फिर डंडा, द आर्मी। और मित्र, एली एंड फ्रेंड। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, 7 लिम्स हैं हमारे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पुरुषार्थ। आप लोग पुरुषार्थ से क्या समझते हो। तो जो पुरुषार्थ है इसका मतलब क्या होता है, अटेनमेंट्स या फिर लाइफ का पर्पस क्या है आपका, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, लाइफ पर्पस। और फिर यहाँ पर बताने हमको कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, है ना, तो कौन कौन से हैं वो। एक तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, है ना, फिर मोक्ष हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पुरुषार्थ वाला, आपको याद रखना है और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना भी है। ठीक है। फिर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ आर द वर्ना हेरिची सिस्टम वाज डिवाइडेड। कि जो हमारा वर्ना हेरिची सिस्टम था किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसको ब्राह्मण्स में, है ना, और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, इनमें डिवाइड किया गया है हमारा वर्ना हेरिची सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द 4 आश्रम इन हिंदुज़्म। हमको आश्रम के बारे में बताना है जो हिंदुज़्म में मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आया गृहस्थ आश्रम, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ हाउस होल्डर भी बोलते हैं। फिर आया हमारे पास वानप्रस्थ आश्रम, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ रिटायरमेंट और एक्टिव लाइफ, यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाती है ना, रिटायरमेंट मिल जाती है उसके बाद जो आश्रम, ठीक है। फिर आया संन्यास आश्रम, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ रिनंसिएशन भी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ आश्रम हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि जो पुराने ज़माने में आपकी मैरिज वगैरह होती थी उनका क्या मेन पर्पस था। तो दोस्तों सबसे पहला क्या था, प्रमोशन ऑफ रिलीजन बाय परफॉर्मिंग द हाउस होल्ड सेक्रीफाइस, अपने रिलीजन का प्रमोशन करना। फिर प्रोग्रेंसी और हैप्पी आफ्टर लाइफ ऑफ फादर एंड हिज एंचेस्टर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइन और कुला, यानी कि वही जो बाप, मतलब उसके बच्चे, फादर के बच्चे आराम से खुश रह सके उनके मरने के बाद भी, है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। फिर रति और सेक्सुअल प्रेशर। तो ये दोस्तों 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। क्या मैरिज थी उसके, उस टाइम में मैरिज का क्या पर्पस था, यही पर्पस था कि भाई अपना वंश आगे बढ़ाएं, और क्या दिक्कत है, और उनके बच्चे आराम से खुश रह सकें, और थोड़ा सेक्सुअल प्रेशर और रति के केस में। फिर अगर हम बात करें, मेंशन द 8 फॉर्म ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमारी जो 8 तरीके से शादी की जाती थी पुराने ज़माने में, तो उनके बारे में हमको बताना है कौन कौन से हैं। एक तो ब्रह्म विवाह, है ना, ब्रह्म विवाह। फिर दव्य विवाह। फिर अर्षा विवाह, प्रजापति विवाह। फिर ऐश्वर्य विवाह। फिर गंधर्व विवाह। फिर राक्षसास विवाह और पैश्चा विवाह। तो दोस्तों ये जो विवाह हैं, 8 विवाह, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो वीडियोस, और यहाँ पर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, वाई जेंडर स्टडीज़ वर अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इन एंशिएंट इंडिया द जेंडर स्टडी वर डिजाइन टू एप्रिसिएट द, जो दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है, जो आपकी जेंडर स्टडीज थी, इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि अप्रिसिएट कर सकें, किस चीज़ का अप्रिसिएट कर सकें, डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, एज वेल एज द आइडेंटिफाई हु कुड बिकम मॉन्क्स, कौन मॉन्क्स बन सकता है, आउट ग्रो कर सकता है ना, सेक्सुअल डिज़ायर एंड लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम ऑल कर्मा। तो जितने भी जो कर्मा है दोस्तों उनसे लिबरेट कर सके, तो इसके लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया था जेंडर स्टडी को, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है, गिव द 4 क्लास क्लासिफिकेशन।
4 क्लास क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? सबसे पहला तो आपका वॉरियर है, फिर आर्टिफिशर और मर्चेंट, द लर्न, फिर हस्बैंड मैन एंड लेबरर। तो दोस्तों ये आपके 4 क्लास क्लासिफिकेशन है, आपको याद रखने हैं, सिंपल सी बात है, बस आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, विच टर्म इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू रेफर द स्लेव इन एंशिएंट इंडिया। दोस्तों जो अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो पहले जो स्लेव था है ना, उसको कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं दास, है ना, बोलते हैं दासी, दास। ये दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हो सकता है आपके लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए। तो जितने भी मैंने आपको अभी क्वेश्चंस बताए ये आपके फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एज वेल एज 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कल एग्ज़ाम है और आपके लिए जल्दी से जल्द सारे क्वेश्चंस की एक बार आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और रीडिंग भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस है उनके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों 4 लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है, एक तो आर्यन लैंग्वेज, फिर द्रविडियन लैंग्वेज, सेनो ट्रिबिड और फिर ऑस्ट्रिक। तो ये 4 लैंग्वेज है जिस पर हम बात करें। डेस्क्राइब ब्रीफली ब्रह्म स्क्रिप्ट इन इंडिया। दोस्तों देखो ये अच्छा है कि भाई हमारे जो ब्रह्म स्क्रिप्ट थी हमारी, उसको डिस्क्राइब करना है हमको। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो जो हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी दोस्तों, ये सबसे पहले ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी, है ना। तो यहाँ पर होता क्या था, इंडिया सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फाइनल सेंचुरी एंड अर्ली सेंचुरी, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ बोला गया है। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली हड़प्पन स्क्रिप्ट इन इंडिया। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में हमको बताना है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अ कॉर्पस ऑफ अ सिंबल प्रोड्यूस बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दोस्तों आया था, है ना, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था कॉर्पस ऑफ सिंबल, उसको हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट जो वहाँ के जो लोग होते थे तो उनकी ही लैंग्वेज में लिखी जाती थी ताकि उनको अच्छी तरीके से ज़्यादा समझ आ जाए। जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा होगा, जैसे बुद्धिज़्म किस तरीके से आए थे, है ना, जैनिज़्म किस तरीके से प्रचार हुआ और किस तरीके से वो लोग फैले थे। तो दोस्तों ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वेदा। वेदा से आप लोग क्या समझते हो? तो वेदा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा नॉलेज, वेद से क्या है, नॉलेज रेफर करता है, इसका मतलब क्या है, नॉलेज कहीं ना कहीं। तो द वेदास आर द अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर इन इंडिया, ये हमारे पुराने ज़माने का लिटरेचर इन इंडिया है। फिर अगर हम बात करें, द वेदास वर रिटन इन संस्कृत, जो हमारे वेद हैं दोस्तों किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और हमारी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो हमारे ज्ञान पहुंचता है बेसिकली, तो किसके द्वारा पहुंचता है? आप लोग ओरली तो बता देते हैं अपने बच्चों को, भाई वेद में हमारे ये लिखा गया है ना, और वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये आपको वेदा के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना है कि वेदा कहीं ना कहीं नॉलेज से रेफर किया गया है, इसका मतलब नॉलेज ही होता है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब ऋग्वेद संहिता, यानी कि ऋग्वेद के बारे में आपको बताना है। तो ऋग्वेद अगर मैं बताऊँ आपको, इट इज़ द नेम गिवन टू द संहिता इन विच द प्रीस्ट इनोटेन द मंत्र एज एन इन्विटेशन ऑफ द गॉड टू पुट इन एन एप्रियंस एट द योग्य। दोस्तों यहाँ बोला गया है ऋग्वेद में, अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ मंत्र वगैरह जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे दोस्तों, वो मंत्रों को उच्चारण करते थे, और मंत्रों को उच्चारण करके अपने गॉड को क्या करते, इन्विटेशन देते थे कि आइए, है ना, और एक छोटी सी आप मतलब हमको अपीयरेंस दीजिए, यानी कि आ जाओ, भगवान को बुलाते थे बेसिकली मंत्र के द्वारा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमको बताना है सामवेद में क्या होता है। तो साम मीन्स सॉन्ग और सिंगिंग, और सामवेद की अगर मैं बात करूं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है ऋग्वेद के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि भाई मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को बुलाते थे बेसिकली, है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम सामवेद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सामवेद सॉन्ग और सिंगिंग से रेफ़र किया गया है शाम के बारे में। तो दोस्तों देखो ये कुछ अलग अलग वेद हैं, इनकी टाइमिंग होती थी कि उस टाइम इनको अगर आप पढ़ोगे, इनके मंत्रास को पढ़ोगे तो आपके कानों को सुकून मिलेगा। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, और ये सारे वेद उसी के बेस पे डिपेंड हैं। और ये वेदों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सामवेद कहीं ना कहीं सॉन्ग और सिंगिंग से लिंक है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है,
और सामवेद में क्या है, एवरीथिंग इज संग, सब कुछ गाया जाता है दोस्तों। व्हेन द यज्ञ वाज ऑर्गेनाइज, जब आपका जो यज्ञ होता है दोस्तों, है ना, वही हवन वगैरह जो होता है ना, जब ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको। द सिंगर प्रीस्ट, जो हमारे प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट सिंगर, कॉल्ड आउट द डाइटी इन क्वेश्चन बाय सिंगिंग द मंत्रस इन लॉर्ड एंड स्वीट आवाज। तो माने यानी कि वही मंत्र का उच्चारण करते हैं जो हमारे प्रीस्ट सिंगर होते थे जब यज्ञ, बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, जब यज्ञ वगैरह लगता है, वहाँ पर पूजा वगैरह होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे प्रीस्ट सिंगर थे वो अपनी मधुर आवाज़ में, एकदम स्वीट और तेज आवाज़ में मंत्रों का उच्चारण करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली डिस्क्राइब द अर्थवेद संहिता। तो दोस्तों देखो, अर्थवेद संहिता में क्या होता है, यहाँ पर 20 खंड्स होते हैं और 34 प्राप्तका होते हैं और 111 कितने होते हैं, अनवेका होते हैं और 731 सुक्तास होते हैं और 1849 मतरास होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ टेक्निक्स का मोड ऑफ, जो जब हम यज्ञ करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो छोटी मोटी टेक्निक्स होती हैं उस पर अटेंशन थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं यहाँ पर, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं और इसका क्या मतलब होता है, तो उपनिषद क्या होते हैं, लिटरली स्पीकिंग द वर्ड उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर, यानी कि पास में बैठना। द सेंस मोस्ट कॉमनली सिग्निफाइज बाय द वर्ड उपनिषद इज टू एक्सटोरिक टीचिंग imparted by the teacher to people who sit sad near him and in a close selected knee group। यहाँ पर दोस्तों बोला यही गया है कि दोस्तों देखो, उपनिषद का मतलब यही होता है कि कुछ टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके पास बैठ के जो ज्ञान देते हैं ना अपने स्टूडेंट वगैरह को, है ना, बेसिकली पास बैठकर, सिटिंग डाउन नियर, तो इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ बुद्धिस्ट लिटरेचर इज़ डिवाइडेड। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम लोगों ने कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल इसमें डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर जो कैनोनिकल लिटरेचर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है त्रिपिटका। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, विनय पिटका और सुत्ता पिटका, फिर अभिधर्म पिटका। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, आई थिंक मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है जटकास में। ठीक है, फिर तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन सम ऑफ द फेमस संस्कृत ऑथर एंड देयर वर्क, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर नाम लिखना है बस आपको कि कौन से हमारे फेमस संस्कृत ऑथर थे और उनके काम के बारे में थोड़ा बहुत बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो, एक सबसे पहला कौन सा है, अश्वघोष हो गए, फिर व्यास, फिर कालिदास, सूर्दका, फिर वत्सन्य, है ना, फिर वैशाख दत्त, फिर बाबरी, मेघा। तो दोस्तों ये क्या है, फेमस संस्कृत ऑथर्स हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डू मीन बाय द संगम, संगम से आप लोग क्या समझते हैं। तो इन एंशियंट टाइम द एसोसिएशन और एकेडमिक द मोस्ट लर्न मैन एंड तमिल लैंड वाज कॉल्ड संगम। तो बहुत ज़्यादा जो लर्न मैन रहते थे, यानी कि उनके पास ज़्यादा ज्ञान रहता था, ज़्यादा पढ़ गए थे, है ना, ऑफ द तमिल लैंड वाज कॉल्ड संगम, उनको संगम बोलते थे। हुज चीफ फंक्शन वाज प्रमोशन ऑफ लिटरेचर, उनका जो चीफ फंक्शन था, उनका फंक्शन क्या था कि लिटरेचर को प्रमोशन कहीं ना कहीं बोलना है। फिर अगर हम बात करें हाउ उर्दू लैंग्वेज केम टू बीइंग, तो उर्दू लैंग्वेज क्यों आई, अरेबिक एंड पर्सियन वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द तुर्कास एंड मुंगाल्स। तो दोस्तों देखो, जब तुर्कास बोल रहा हूँ मैं, जब तुर्क्स और मुंगाल्स दोस्तों आए थे और वहाँ पर जब किस चीज़ का इंट्रोड्यूस हुआ था, अरेबिक और पर्सियन का। ठीक है, फिर उर्दू इज़ अ लैंग्वेज वाज बोर्न ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिंदी एंड पर्सियन। तो हिंदी और पर्सियन के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ था तब उर्दू लैंग्वेज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था और वहाँ से उर्दू लैंग्वेज आई थी। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जब तुर्क्स और मुगल्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने अरेबिक और पर्सियन लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद हिंदी और पर्सियन के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ था तब हमारी उर्दू लैंग्वेज का आई थी हमारी इंडिया के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमारी सेकेंड यूनिट ख़त्म होती है बहुत जल्दी।